नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, हम सभी अपने इस सीरीज में पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। इसीलिए यदि आपका संबंध कहीं से भी शिक्षा शास्त्र विषय से है तो आपके लिए यह चैनल उपयोगी है। प्रैक्टिस सेट जरूर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि हम सभी ने अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अभी तक शिक्षा शास्त्र विषय के अधिकतम पाठ्यक्रम को पूर्ण किया है। तो आगे भी आपके एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होगा, इस YouTube चैनल पर कंप्लीट होगा। इसके लिए यह चैनल आपको आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है। इसलिए चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए। चलिए हम सभी आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य 2005, यानी हमारा यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो एनसीएफ 2005 की हो रही है। ठीक है, यहाँ पर किस चीज की चर्चा हो रही है? यहाँ पर एनसीएफ 2005 की चर्चा हो रही है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत बताए गए थे। उस पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के अंतर्गत ही प्रश्न ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य 2005 के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम सिद्धांत हैं जिन्हें महत्व दिया गया है वह कौन से हैं? तो व्यवहारवादी, संरचनावादी या संज्ञानवादी या संरचनावादी या संज्ञानवादी। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत संरचनावादी एवं संज्ञानवादी दोनों प्रकार के शिक्षण अधिगम सिद्धांतों को महत्व दिया गया है। आप जब आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा जब शैक्षिक तकनीक के बारे में, और वहाँ पर आपसे कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविज्म दोनों के बारे में कंटेंट आपको पढ़ना होगा। वहाँ पर भी आपके सिलेबस में ये चीज़ उपलब्ध है। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जिन शिक्षण अधिगम सिद्धांतों को महत्व दिया गया है उनकी श्रेणी में संरचनावादी एवं संज्ञानवादी दोनों प्रकार के शिक्षण अधिगम सिद्धांत रखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। मान लीजिए अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है, और यहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से तथा परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए सहायता देने की एक प्रक्रिया है। यह किसने कहा? तो गाइडेंस जो है अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने की एक सहायता करने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? हस्बैंड ने कहा, मॉरिस ने कहा, स्किनर ने कहा, जोस ने। तो यह स्किनर महोदय की एक बहुत ही फेमस परिभाषा है और ये कई बार परीक्षा में आ चुकी है, आगे भी इसके आने की संभावना है। तो ध्यान से याद कर लीजिए कि गाइडेंस क्या है? नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए सहायता देने की एक प्रक्रिया है जिसे निर्देशन कहा जाता है। किसने ये परिभाषा प्रस्तुत की है? तो ये परिभाषा स्किनर महोदय ने प्रस्तुत की है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आसान सा प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर जानते भी होंगे। अंधापन किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो ये हमारे यहाँ इसलिए पूछा गया क्योंकि हम सभी विशिष्ट शिक्षा पढ़ते हैं, स्पेशल एजुकेशन पढ़ते हैं, या आप सभी समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंधापन किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी के कारण, या विटामिन ए के कारण, या विटामिन सी, या विटामिन डी के कारण। तो हम सभी जानते हैं रतौंधी रोग जो है वो अंधेपन से संबंधित है और वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो अंधापन विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न और आ गया, ये अच्छा प्रश्न है कि जब तुलना के लिए आपका एक समूह दिया है, दिए गए समूह की संख्या 2 हो तो f और t मूल्यों के बीच जो संबंध है वह क्या होना चाहिए? तो f और t के बीच जो संबंध की बात कही गई है वो यहाँ पर, ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है और इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर के एफ टेस्ट और टी टेस्ट की संबंध के बारे में आपसे पूछा गया है। तो क्या होता है? एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 1/f, या एफ इज इक्वल टू 1/t, या टी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो फॉर्मूला अब क्या है? एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जब हमें परीक्षण में दो माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करनी होती है तो हम टी टेस्ट का यूज करते हैं, और जब हमारे पास दो से अधिक
समूह उपस्थित होते हैं, चर उपस्थित होते हैं, तो हम एफ टेस्ट का यूज करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सैंपलिंग मेथड या आदर्श चयन विधि अच्छा परिणाम देगी यह जनसंख्या विषमांग हो। यदि हमारी पॉपुलेशन, जो हमारी रिसर्च पॉपुलेशन है वो कैसी है, कल भी मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया था, पॉपुलेशन हमारी कैसी है, विषम जातीय है। ठीक है, कैसी है, विषम जातीय है। तो अगर हमारी पॉपुलेशन विषम जातीय है तो हमें सैंपलिंग में किस प्रकार की टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें किस प्रकार की सैंपलिंग यूज़ करनी पड़ेगी, गुच्छीय, स्ट्रेटिफाइड, यादृच्छिक या उद्देश्यपूर्ण। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, जब हमारे पास हमारी जनसंख्या विषमांग है तो हमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का यूज़ करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी समग्र में 3 यादृच्छिक रूप से चयनित समूह, यहाँ पर कितने ग्रुप हो गए हमारे पास, 3 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, 3 ग्रुप्स हो गए, और पर किस 3 यादृच्छिक रूप से चयनित समूहों के छात्रों पर निराश्रित चय का आश्रित चर पर प्रभाव का अध्ययन हेतु उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षा कौन सी होगी। तो जब हमारे पास 3 ग्रुप हैं तो हमने अभी तक देखा था, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी समझाया है कि अगर 2 ग्रुप हैं तो कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तब हम टी टेस्ट यूज करेंगे, और 2 से अधिक अगर हमारे पास 3 ग्रुप हैं तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो साथियों हम एफ टेस्ट यूज करते हैं। यहाँ पर कौन सा है, साइन, मध्यमान, एफ टेस्ट या टी टेस्ट। तो हम यहाँ पर 2 से अधिक है इसलिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, एफ टेस्ट यूज करेंगे। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न हमारा अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों के अधिगम में अधिक सहायक होता है। ठीक है, कौन अधिक सहायक होता है, अधिगम में कौन अधिक सहायक होगा, छोटा समूह, बड़ा समूह, सम समूह या खंडित समूह। तो छात्रों को आप एक अध्यापक हैं और आपके सामने कई सारे छात्र बैठे हैं, तो वो बड़ी संख्या में बैठे हैं या छोटी संख्या में बैठे हैं ये तो अलग विषय है। यदि ये संपूर्ण छात्र एक ग्रुप के हैं तो आप कितनी भी बड़ी क्लास है आप उसको पढ़ा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो क्या होगा, सम समूह। एक जैसा समूह है तो उस एक जैसे समूह को आप जो भी लेक्चर डिलीवर करेंगे वो विभिन्न माध्यम, हम साधन का प्रयोग कर लेते हैं। हमारे पास कई सारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बहुत बड़े से बड़े ग्रुप को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप क्या होना चाहिए, एक जैसी जिज्ञासा वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग जिज्ञासा के बालक बैठे होंगे तो वहां पर वो अधिगम प्रभावी नहीं हो पाएगा। अगली बात कही गई है कहां पर, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अधिगम के पठार से क्या तात्पर्य है। तो अधिगम का पठार मैंने आपको पढ़ाया है, अधिगम का पठार कब होता है, तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक बालक एक ही स्तर पर सीखता है, अच्छी बात है। अधिगम में एक अस्थायी शेष उपस्थित हो जाता है, अधिगम त्वरित होता है, एक्सेलरेट होता है, या अधिगम अधोगामी हो जाता है, यानी अधिगम नीचे की ओर चला जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या। तो जब पठार की स्थिति आती है, लर्निंग प्लेटो की स्थिति आती है, उस स्थिति में क्या होता है कि हमारी जो पढ़ाई है वो क्या होती, एक जो हमारा अधिगम वक्र है वो एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ता है, वहां पर कोई उन्नति नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पर आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रत्येक बालक एक ही स्तर पर सीखता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक अस्थायी कुछ देर के लिए जब उसकी थकान मिट जाती है या उसकी जो अभिप्रेरणा थोड़ा सा कम हो गई थी वो जब आ जाती है तो वो फिर से पढ़ना प्रारंभ कर देता है पूरी तेजी के साथ। ठीक, इसीलिए हमारे यहाँ पर जो बी विकल्प है, अधिगम में एक अस्थायी शेष उपस्थित होता है और वह थोड़ी देर बाद या कुछ समय पश्चात हट भी जाता है और अधिगम वक्र तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग जानते हैं इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम में नहीं आता। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के प्रमुख नियम आपको बताया, आप जानते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इसमें विपरीतता का कोई नियम संबंधित नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और कई बार आप कंफ्यूज होते हैं। पिछली बार आपका ये जीआईसी के एग्जाम में पूछा गया था, शायद जीआईसी या जीडीसी दोनों के एग्जाम में, जो पिछली बार एग्जाम हुए थे, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी आने की इसकी संभावना है। स्मरण प्रक्रिया के पदों का सही क्रम बताइए। पहचान सबसे नंबर 1 पर होगा, कि धारण होगा, कि पुनः स्मरण होगा, या अधिगम होगा। तो देखो, हम कोई चीज स्मरण कैसे कर पाते हैं, हम कोई चीज याद कैसे कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसे सीखते हैं।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे सीखते हैं, यानी सबसे पहले क्या होगा, अधिगम होगा। सबसे पहले क्या होगा, अधिगम होगा। उसके बाद अधिगम करने के बाद हम वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, वो हमारे दिमाग में धारित हो जाएगी, बैठ जाएगी। और फिर जब वैसी ही कोई चीज हमारे सामने पुनः दिखाई देगी तो हम उसकी पहचान कर लेंगे, और पहचान करते समय उससे संबंधित सभी बातों का हम क्या कर लेंगे, पुनर्स्मरण कर लेंगे। उससे संबंधित सभी बातों का हम क्या कर लेंगे, पुनर्स्मरण कर लेंगे। तो इस दिशा में यहाँ पर जो हमारा चेन बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, 4 होगा पहला, फिर 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए। तो कहाँ पर है हमारा 4 2 1 3, कहाँ पर है भाई, 4 2 3 1, यहाँ पर दिया हुआ है 4 2 3 1। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, पुनर्स्मरण पहले, सॉरी, ठीक है, अधिगम, अधिगम धारण, ठीक, अधिगम धारण पुनर्स्मरण, अधिगम धारण पुनर्स्मरण और पहचान। ठीक, अधिगम धारण पुनर्स्मरण और पहचान, ये वाली आपका यहाँ पर ये चौथा हो जाएगा और ये तीसरा विकल्प हो जाएगा। तो 4 2 3 1, ठीक, 4 2 3 1 यहाँ पर ये क्लियर कर लेना है। ठीक, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है और आपको प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सतत आंतरिक मूल्यांकन निकट रूप से किससे संबंधित है, तो जो हमारा जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट आया है वो किससे संबंधित है, निर्माणात्मक मूल्यांकन से, प्रश्न बैंकिंग से, ग्रेडिंग प्रणाली से, या प्राप्तांकों का मानक संदर्भित विवेचन से। ठीक, तो सब इसका हम जानते हैं कि सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है या सतत जो आंतरिक मूल्यांकन है वो छात्रों के सेमेस्टर एग्जाम को जो हम आज प्रणाली का जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो भी हमारा सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, और इसका संबंध सीधा किससे है, निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क घोषित किया गया, तो 2009, 2005, 3 और 4। तो एनसीएफ 2005 की घोषणा की गई थी। एनसीएफ 2009 किससे संबंधित था, ये संबंध था टीचर्स एजुकेशन से, अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो पाठचर्या का फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया था वह 2009 का है। सामान्य शिक्षा के लिए एनसीएफ 2005 घोषित किया गया। अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन प्रेरित था। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद इसमें सम्मिलित था, यथार्थवाद था या प्रयोजनवाद था, आदर्शवाद और यथार्थवाद, आदर्शवाद या प्रयोजनवाद। तो आदर्शवाद तो 100% था। ठीक है, हमारे सभी भारतीय दार्शनिकों में आदर्शवाद जरूर उपस्थित है, और आदर्शवाद के साथ साथ गांधी जी जो है वो प्रयोजनवादी भी हैं। गांधी जी क्या हैं, प्रयोजनवादी भी हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा कि गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है वो आदर्शवादी भी है और कैसा है, और वो प्रयोजनवादी भी है। आदर्शवाद और प्रयोजनवाद दोनों का मिला जुला रूप उसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का दायित्व नहीं है शिक्षकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, सेवाकालीन प्रशिक्षण देना, जिला शिक्षा योजना का निर्माण करना, या विद्यालय भवन या संसाधन का पर्यवेक्षण तथा योजना बनाना। तो जो डायट है वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिला स्तर पर अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, सेवाकालीन या सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए डायट की स्थापना की संकल्पना की गई, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन और संसाधन का सुपरविजन और उसकी प्लानिंग करना नहीं आता। ये काम अलग डिपार्टमेंट है जो देखता है। अगला प्रश्न है, काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग होता है यदि चरों का मापन किया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, इसलिए मैं पूरा आपको, कई बार हो सकता है मैंने भी कहीं पर आपको इसको बता रखा है। काई स्क्वायर टेस्ट कब होगा, जब चरों का मापन किस स्तर पर किया जाएगा, नामित स्तर पर, क्रमिक स्तर पर, अंतराल स्तर पर, या अनुपातिक स्तर पर। पिछले शायद किसी स्लाइड में मैंने आपको क्रमिक स्तर बता रखा है, लेकिन काई स्क्वायर टेस्ट का जो मापन है वो नामित स्तर पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए बिल्कुल भी आप हल्ला नहीं मचाएंगे और ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे कि जो आपकी सबसे अच्छी बुक है, ठीक, जॉन डब्ल्यू बेस्ट की जो बुक है रिसर्च इन एजुकेशन, इसके 333 नंबर पेज पे, मैं इसीलिए जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले कॉन्सेप्ट हैं उनके लिए मैं प्रमाण लेकर के बात करता हूं, और अगर लाइव सेशन होता तो मैं आपको दिखाता भी। वहां पर सीधा दिया गया है कि लेवल ऑफ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, और
इसमें बहुत अच्छी तरीके से स्केल और उस स्केल में क्या होता है, कैसा डेटा उसमें मिलता है और डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल कौन सा हम स्टैटिक्स लगाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें से स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। तो नॉमिनल स्केल के अंतर्गत हम क्लासीफाई और काउंट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, और गुणों के आधार पर हम अलग अलग समूहों में रख सकते हैं। ये हमारा नामित स्तर पर होता है और हम उनकी गिनती कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं, ठीक। और इससे जो हमारी डिस्क्रिप्टिव सांख्यिकी है वो हमारा बहुलक निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। और जो हमारी अप्राचलिक, जो हमारी अनुमानात्मक सांख्यिकी है, उस अनुमानात्मक सांख्यिकी में से कौन सा डेटा यूज कर सकते हैं, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज करते हैं। कौन सा, इसमें हम काई स्क्वायर साइन या काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज करते हैं। क्रमिक स्तर की जो मापनी है, इस पर जो हमारा इन्फ्रेंशियल या अनुमानात्मक सांख्यिकी जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है मैन विटनी। कौन सी मिलती है, मैन विटनी मिलती है, ठीक, विल्कोसन। और इसी तरीके से जो हमारा इंटरवल स्केल है, कौन सा, इंटरवल यानी अंतराल मापनी, इस अंतराल मापनी से हमें क्या क्या मिलता है, इससे प्राप्त आंकड़ों से हम टी टेस्ट लगा सकते हैं, हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इससे किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस भी हम कर सकते हैं इससे, ठीक है। और इससे हम फैक्टर एनालिसिस भी कर सकते हैं, इससे हम फैक्टर एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टी टेस्ट का प्रयोग होता है यदि चरों का मापन किया जाए, तो यदि यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर टी टेस्ट आपसे पूछ लिया जाए, तो टी टेस्ट का प्रयोग हम किसमें करेंगे, अंतराल स्तर की मापनी पर करेंगे। रेशियो स्केल इसलिए यूज नहीं करते हैं अनुपातिक स्तर, क्योंकि हमारे यहाँ रेशियो स्केल पर डेटा मिला, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञानों से संबंधित हैं, इसलिए हमारे यहाँ अनुपातिक मापनी पर डेटा मिलना संभव नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जितने भी हमारे इन्फ्रेंशियल यानी हमारी जो अनुमानात्मक सांख्यिकी का जो हम प्रयोग करते हैं, उनमें से कौन कौन सी अनुमानात्मक सांख्यिकी का प्रयोग हम किस किस मापनी पर कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक है। नामित स्तर पर कौन सा हम करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे। क्रमिक स्तर मापनी पर हम मैन विटनी विल्कोसन करेंगे। अंतराल स्तर पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस और फैक्टर एनालिसिस भी कर सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट हमारा किस पर यूज होगा, वो हमारा नामित स्तर की मापनी पर प्रयोग होगा, ठीक है। तो जरा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक शोधार्थी संपूर्ण जनसंख्या से एकत्रित किए गए आंकड़ों से, प्रदत्त मतलब क्या होता है, आंकड़े यानी डेटा, आंकड़ों से मध्यमान और मानक विचलन का विश्लेषण करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सांख्यिकी कहते हैं, इसे प्राचलिक कहते हैं या अप्राचलिक कहते हैं या प्राचलन कहते हैं। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको नॉन पैरामेट्रिक बोलते हैं, इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स स्पेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो जब भी कभी आंकड़े संपूर्ण जनसंख्या से प्राप्त किए जाते हैं, और वो विश्लेषण होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा पैरामीटर कहलाता है, प्राचलन कहलाता है। बढ़िया प्रश्न है। एक ही न्यायादर्श से प्राप्त, एक ही प्रकार का सैंपल है हमारे पास, और एक ही प्रकार के सैंपल से प्राप्त पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण किस लिए करते हैं, हम उसके विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए, तमाम चीज़ों को ज्ञात करने के लिए हम इस पर हम ध्यान देते हैं। तो पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण प्राप्तांकों के लिए टी टेस्ट का प्रयोग करते समय डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंस ज्ञात करने का निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही है। तो हमेशा आप जान लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, n-1। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, n-1। कहाँ लिखा है, प्लस माइनस, हाँ यही है, n-1। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, कौन प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। मानव जीवन की उत्पत्ति, अस्तित्व के लिए संघर्ष, संपूर्ण मानव जाति या पर्यावरण के साथ तालमेल। देखने में तो सभी संबंधित लग रहे हैं, लेकिन इनमें से संपूर्ण मानव जाति की बात इसमें प्रकृतिवादी शिक्षा के अंतर्गत नहीं की गई है, बाकी सारी चीजों की बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है
और भारतीय संविधान के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि वह कौन सी ऐसी बात आगे जो इन विकल्पों में लिखी है वह दी जानी चाहिए, परंतु वह हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित या उनके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। तो समान विद्यालयी पाठ्यक्रम, अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा की सुविधा, समावेशी शिक्षा या फिर धार्मिक शिक्षा। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में नैतिकता के विकास के लिए धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, परंतु यह हमारे सामाजिक संवैधानिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। तो यह हमारे संवैधानिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा धार्मिक शिक्षा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य क्या होता है? शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य एक उन्नत औद्योगिक समाज, एक प्रतिस्पर्धात्मक समाज का निर्माण करना, एक अच्छे समाज का, एक बौद्धिक समाज का। तो शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य यहाँ पर इन विकल्पों के आधार पर तो यही लगता है कि एक अच्छे समाज का निर्माण करिए। वह अच्छा समाज बौद्धिक रूप से भी उन्नत होगा, औद्योगिक रूप से भी उन्नत होगा और उसमें एक प्रतिस्पर्धात्मक, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था भी होगी। ये प्रश्न आपका पूछा गया +2 यानी इंटर पर, कक्षा 12 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप को प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो आदि शिष्या समिति रिपोर्ट, ईश्वर भाई पटेल रिपोर्ट, आचार्य राममूर्ति समिति या यशपाल समिति रिपोर्ट। तो +2 लेवल पर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप को प्रथम बार प्रस्तुत करने वाली जो समिति थी वो कहलाती है आदि शिष्या समिति रिपोर्ट। अगला प्रश्न है कि बाल विकास अवस्था में आगमन से निगमन चिंतन में परिवर्तन कब संभव होता है? तो आगमन से निगमन में बाल विकास अवस्था में अमूर्त क्रियात्मक चरण, मूर्त क्रियात्मक या पूर्व धारणात्मक। तो वैसे तो आगमनात्मक चिंतन या सूझयुक्त चिंतन में, तो यहाँ पर विकल्प सूझयुक्त चिंतन माना गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा जो चिंतन है वो आगमन से निगमन की ओर जाता है तो वो अमूर्त संक्रियात्मक चरण में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय का उपयुक्त प्रकार है? तो संप्रत्ययों के विभिन्न प्रकार हैं, युक्त संप्रत्यय, वियुक्त संप्रत्यय, संबंधित संप्रत्यय और सहसंबंधित। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ठीक नहीं है। ठीक, यहाँ पर इसका जो प्रकार माना गया है वह सहसंबंध संप्रत्यय देखने को मिलता है, लेकिन जो संप्रत्ययों के प्रकार जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको युक्त संप्रत्यय, आपको वियोजित, संयोजित और संबंधित संप्रत्यय भी पढ़ने को मिलते हैं। ठीक, यहाँ पर लेकिन विकल्प में कहीं पर सहसंबंधित भी बताया गया है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन अन्य अध्यापकीय तैयारी की गतिविधि से भिन्न है? अच्छा, जो मतलब टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक पार्ट है और उस पार्ट में ये इनमें से चारों विकल्प में से वो नहीं आता। तो सबसे पहले आपका कौन सा है? एक है आपका कौन सा दिया गया है? आपका सहकारी अधिगम दिया गया है। एक आपका कौन सा दिया गया है? सूक्ष्म शिक्षण दिया गया है, योजना प्रोजेक्ट भी है और आपका PLM भी है। यहाँ पर एक सूक्ष्म शिक्षण है, PLM भी है। और इन तीनों में से, चारों में से कौन सी चीज नहीं उपस्थित होती है? तो PLM नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर आप सूक्ष्म शिक्षण भी जानते हैं, आपने सहकारी अधिगम भी पढ़ा है और आपने प्रोजेक्ट मेथड भी पढ़ा है, इन सबको आपने देखा है, लेकिन PLM हमारे यहाँ कहीं नहीं होता। इसको बताया गया है कि ये इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रोडक्ट लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ई लर्निंग। ठीक, प्रोजेक्ट लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ई लर्निंग ये हमारी अध्यापकीय तैयारी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन व्यावहारिक तकनीक का उदाहरण नहीं है? कौन सा व्यावहारिक तकनीक का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका ACS होना चाहिए भाई, हम ACS। ठीक है, ये फ्लैंडर इंटरेक्शन थ्योरी से संबंधित है, FIACS। ठीक है, FIAC भी कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक, जिसके 10 चरण हैं आप लोग पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन या समूह या टोली शिक्षण, तो ये सभी व्यवहारिक शिक्षण से संबंधित हैं, परंतु इनमें से अभिक्रमित अनुदेशन ये व्यवहारिक तकनीक का उदाहरण नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, भूमिका निर्वहन एक सबसे उपयुक्त विधि है किस चीज में? गहन ज्ञान विकास के लिए, जीवन कौशल के लिए, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए या प्रतिवर्तित चिंतन की।
कौन सी जो विधि है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मानवीय मूल्यों का विकास अगर आपको बच्चों में कराना है तो आपको रोल प्ले मेथड का यूज करना चाहिए, जिसे हम भूमिका निर्वहन पद्धति भी कहते हैं। दक्षता अधिगम की संकल्पना को किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? मॉरिसन, हंट, आशुबेल और ब्लूम तथा ब्लॉक। देखो, एक दक्षता अधिगम यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, और एक आपने दक्षता सामाजिक व्यवस्था भी कुछ पढ़ रखा है, क्वेश्चन ऐसे कोई है जिसमें जॉन डीवी का आंसर है सामाजिक दक्षता। हाँ, प्रश्न आता है कि सामाजिक दक्षता, तो सामाजिक दक्षता वाली जब बात आएगी तो वो क्या है, हमारा जॉन डीवी का है। और यहाँ पर क्या है, दक्षता अधिगम की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो ब्लूम तथा ब्लॉक होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? एक वैध परीक्षण विश्वसनीय नहीं होता, ये तो गलत बात है। एक वैध परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होता है। एक वैध परीक्षण अवश्य विश्वसनीय होता है, बिल्कुल सही बात है। एक वैध परीक्षण विश्वसनीय नहीं भी हो सकता है, ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक वैध परीक्षण हमेशा विश्वसनीय होता है। तो देखो, एक ही प्रकार के 2 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, और शायद ये जो है ये चैलेंज होने वाला प्रश्न है, और इसमें वैधता के लिए, विश्वसनीयता के लिए वैधता का होना आवश्यक नहीं है, परंतु अगर परीक्षण वैध कह दिया गया है तो उसमें विश्वसनीयता का गुण 100% है, ये क्लियर है। ठीक है, उसमें विश्वसनीयता का गुण है, 100% है। विश्वसनीयता अगर है उसमें तो उसमें वैधता है, ये कंफर्म, ये पक्का नहीं है। लेकिन अगर कहा गया ये परीक्षण वैध है तो वो परीक्षण विश्वसनीय भी है। ठीक है, इसलिए एक वैध परीक्षण हमेशा या अवश्य विश्वसनीय होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। अब इसको आयोग ने किस प्रकार से पूछा है, ये एक अलग विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध का अधिक निर्भर योग माप है? ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अच्छा माप कौन सा है, इसमें हम पढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अच्छा माप कौन सा है? मानक विचलन का जो हमारा विचलन है डेविएशन का, ठीक, उसमें सबसे अच्छा माप कौन सा है? 4 है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति में हम पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं 3, और विचलन में आप क्या पढ़ते हैं? आप रेंज आपको पढ़ाया जाता है, आप क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ते हैं, आप मीन डेविएशन पढ़ते हैं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं। ऐसे ही जब आपको सहसंबंध या कोरिलेशन पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है वो स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट मूवमेंट, ये 2 हम यूज करते हैं। इनमें से पूछा जाता है कि सबसे अच्छा वाला कौन सा है। ठीक, इनमें से इन तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति मापों में से सबसे अच्छी केंद्रीय प्रवृत्ति माप मीन से मिलती है। सबसे अच्छी विचलन के माप किससे मिलती है? स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलती है। तो सहसंबंध ज्ञात करने के और भी बहुत सारे गुण हैं, पॉइंट बाय सीरियल है, पाई गुणांक है, बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर जो हम यूज करते हैं स्पीयरमैन और प्रोडक्ट मूवमेंट यूज करते हैं। इन सभी सहसंबंध गुणांकों में से सबसे अच्छा सहसंबंध गुणांक किससे मिलता है? तो स्पीयरमैन रो, ठीक है, या पॉइंट बाय सीरियल, या फिर पियर्सन आर, या फाई गुणांक। तो हम सभी जानते हैं कि सहसंबंध जो हमारा प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है पियर्सन का, ठीक है, स्पीयरमैन का नहीं है कि जैसे नाम है, पियर्सन का जो हमारा प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है, सभी सहसंबंध प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड या पियर्सन सहसंबंध गुणांक पर ज्ञात किए जाने चाहिए। परंतु ये प्रक्रिया जो है वो काफी जटिल होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसीलिए हम वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं। तब हम स्पीयरमैन रैंक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करते हैं, तब अलग अलग प्रकार के जो हमारे फैक्टर यूज हुए हैं उनके आधार पर हम सहसंबंध गुणांक का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है हमारा? वो हमारा पियर्सन आर है। क्लियर फंडा? तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अगली स्लाइड का लास्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं। अगर आप शिक्षा 7 पीजीटी विषय से संबंधित हैं और आपकी तैयारी से के नोट्स अगर आपको चाहिए, और अगर आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो बाल विकास का जो पार्ट है, जो 3 यूनिट है, जीवन कौशल प्रबंधन और बाल विकास और मनोविज्ञान और आपका अभिप्रेरणा, ऐसे जो 3 यूनिट हैं, उन 3 यूनिट के भी कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। आप पीडीएफ के रूप में वो ले सकते हैं, और पीजीटी शिक्षा 7 का भी कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ के रूप में है, बुक के रूप में भी है। जिस भी फॉर्म में आपको पढ़ने में सुविधा लगती है आप परचेज कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, और वो आपकी तैयारी को एक मजबूती प्रदान करेगी और आपके नॉलेज को भी एक बेस देगी। चलिए,
इस स्लाइड के लास्ट लेक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष किसी अच्छे प्रवेश परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अगर हमारा जो एंट्रेंस टेस्ट है उस एंट्रेंस टेस्ट में किस प्रकार की वैधता होनी चाहिए। विषय वस्तु वैधता होनी चाहिए, रूप वैधता होनी चाहिए, क्रॉस वैधता होनी चाहिए, या फिर पूर्व कथनात्मक वैधता होनी चाहिए। तो हमारा जो भी प्रवेश परीक्षण हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें उस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होने चाहिए जिसका प्रयोग आगे आने वाले प्रशिक्षण में होगा। इसीलिए इस प्रकार के परीक्षणों में, इस प्रकार के टेस्ट में पूर्व कथनात्मक वैधता होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, विषय वस्तु वैधता हम जब किसी कंटेंट को हम देख रहे हैं कि उसी विषय से संबंधित है, तथ्य से संबंधित जो जानकारी हमें लेना है, तब हम बात करते हैं। ठीक, तो फिलहाल एक अच्छे प्रवेश परीक्षण के लिए किस प्रकार की, या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट है उसमें किस प्रकार की वैधता को ध्यान में रखा जाता है, तो पूर्व कथनात्मक वैधता कहलाती है। ठीक है, पूर्व से कथन कर लिया, हमने प्रिडिक्ट किया है कि ये चीजें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पूर्व कथनात्मक वैधता होती है। तो आज के लिए हम लोगों ने इस लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। कोई भी आपका सुझाव है, आपका कोई कंफ्यूजन है, उसे आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं यथासंभव आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़िए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।